हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपका आज का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने सेट 3 के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, अब हम सेट 2 के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेट 1 है, सॉरी क्या है, सेट 1। लगभग एमसीक्यू दोनों में 4-5 एमसीक्यू असर तो लगभग सेम ही है और कुछ क्वेश्चन भी सेम ही है लगभग एमसीक्यू। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन सेट 3 में था, अलग तरीके से था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है the potential varies as v equals to 10 minus 50x। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, हमें पता है E equals to माइनस dv by dr। एक ही कोऑर्डिनेट है इसमें, तो हम एक ही से कर देते हैं माइनस dv by पार्शियल डिफरेंशियल। तो जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 50 आ जाएगा, पॉजिटिव 50 i कैप। तो फील्ड जो होगी 50 होगी और किधर होगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेट 3 में भी आया था, देखते हैं इसको बच्चों। दो स्फेयर दिए थे, दोनों को एक मेटल वायर से कनेक्ट किया गया था। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल हमने सेम कर लिया, देखिए आप कर लिया पोटेंशियल सेम हमने। तो इससे हमें Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू मिल गई, R1 अपॉन R2। फिर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होगी भाई, K Q1 R1 का स्क्वायर, और जो B की फील्ड होगी वो कितनी होगी, R2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, Q1 अपॉन Q2 R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, एक R2 एक R1 R। तो R2 अपॉन R1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन अलग है, इसको देखते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गिवन था, आपने देखा होगा एग्जाम्पल में। हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मगर कहां से, हमारे पास एक सर्कुलर सेक्शन का मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है और वो उसका रेडियस है ए। कितना है भाई रेडियस, ए उसकी रेडियस है। करंट कितना जा रहा है इस पूरे में बच्चों, आई। हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मैग्नेटिक फील्ड मांग रहा है। कहां पर, मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। वायर से a/2 ऊपर। तो इसमें हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते थे, B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट जो उसमें से पास होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो B कांस्टेंट रहने वाली है, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई r, जो सर्किल बन रहा है r, और ये r उसकी कितना है बेटा, a/2। थोड़ा सा मैं स्पीड से ही सॉल्व करूंगा इसमें, ठीक है। और म्यू नॉट करंट कितना पास हो रहा है इतने एरिया में से, टोटल करंट अगर टोटल एरिया से इतना पास हो रहा है तो मेरे पास जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, पाई a/2 का स्क्वायर। तो यहां से जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको आगे भी लिख लेता हूं, a/2 म्यू नॉट आई पाई a स्क्वायर बाई पाई a स्क्वायर इंटू 4। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमारी फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तो a/2 दूरी पर जो फील्ड है वो कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज। नॉर्मली हम लोगों की हाइपरबोलिक होती है, और जब उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है सेट 3 में। इसमें क्या कह रहा है हमसे, अगर कोई वेव किसी मीडियम में पास होती है तो क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो रिमेन अनचेंज, तो 3 तो ABCD में से ही आंसर होने वाला है। देखते हैं क्या होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है ये, रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है, 3/2 और 8/3। हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √4, कितना आ जाएगा 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है तो वेवलेंथ भी 2 से कम हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। तो वेवलेंथ इज हाफ, फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज। इस क्वेश्चन 6 को आओ सॉल्व करते हैं। एनसीआर का क्वेश्चन वहां भी आया था, मगर उसमें शायद cos 5 पूछा था, पावर फैक्टर। यहाँ क्या कह रहा है,
द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज 10 वोल्ट, मतलब वी आर वी सी वी एल तीनों 10 वोल्ट है। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में हो गया, कह सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए भाई, वी आर का स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो नेट आने वाला है, तो वी आर तो बच्चों 10 है, ये दोनों बराबर हो गए, 10 माइनस 10 0। तो जो नेट जो हम लगा रहे हैं तो वो कितनी है, 10। क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, कह रहा है हमने कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अब कैपेसिटर वहां है नहीं तो सिर्फ बचा कौन सा, एलआर वाला सर्किट बन गया, हम लोग कह सकते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, जो नेट आएगा वो क्या आएगा, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि सोर्स तो 10 वोल्ट ही है। वी एल हमें आंसर देना है, ये क्या लिखते हैं, इसको भी वी एल लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एल स्क्वायर, तो वी एल हो जाएगा हमारा 10/√2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th, इसका ऑप्शन ए होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक टूल मेडिसिन में एक्सरे की वेवलेंथ वाला हमें आंसर लगाना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ठीक है, आइए इसको देखते हैं। हमसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट एनर्जी के बेस पे सॉल्व करना पड़ेगा। हमने जब वेलोसिटी v दी उस अल्फा पार्टिकल को जो टारगेटिंग न्यूक्लियस है, तो कितना पास जाता है, मतलब मैं अल्फा पार्टिकल को फेंका किसी न्यूक्लियस के पास तो वो सिर्फ मान लो यहां जाके रुक गया, तो ये इसका अप्रोच है, क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये कब होता है, जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दो चार्ज पार्टिकल में के, इसका चार्ज जो भी अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा, जो भी न्यूक्लियस का चार्ज होगा, वो डिवाइडेड बाय ये दूरी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी खाली तो डी। अब अलग पार्ट में कह रहा है कि अगर मैं उसकी वेलोसिटी हाफ कर दूं, अगर मैं उसकी वेलोसिटी हाफ कर दूं तो आप खुद सोचो v/2 हो जाएगा। ये सब तो चार्ज मुझे पता भी नहीं है, होगा भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ सेम है। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे सारे फैक्टर कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मैं इसको दोबारा ढंग से सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। ये आ जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ आ जाएगा हमारा d-d, इसे करेंगे तो 4d/d है। मतलब अब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिससे हमने क्लोजेस्ट अप्रोच होने वाली है वो कितना होने वाली है, 4d। कितना होने वाली है, 4d। क्वेश्चन नंबर 9, ये लेंस मेकर फॉर्मूला पे बेस्ड है, आपको बस उसको यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जब आप कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस को बीच में से कट कर रहे हैं तो दो प्लेनो कॉनकेव लेंस बन गई, तो आप इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। एक साइड पैरेलल, मतलब एक इन्फिनिटी वाली साइड हो गई उसकी, तो 1/f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फॉर्मूला लगे। ये वाली साइड प्लेन है तो इसकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपको बेटा यहाँ से 20, तो 9 का आंसर 20। सेम क्वेश्चन है सेट 3 का, 4 हमें वेव दी गई, पूछा कि किसमें इंटरफेरेंस पॉसिबल है। तो ए और बी, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है हमारी, कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या तो 0 अगर है तो कांस्टेंट रहे। तो ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। y3 को आप चेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin ओमेगा t प्लस π/2। अब ये दोनों आपस में सेम फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 जितने भी हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सब में फेज डिफरेंस किसी में 0 है किसी में आ रहा है, तो कंडीशन तो मिल गई। तो इसका मतलब ये सारे इंटरफेरेंस दे सकते हैं, दे आर नॉट गिविंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, 11th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। 2 हीटर्स रेटेड एज, ये पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 2 हीटर रेटेड एज, 2 हीटर है, उनको हमने ऐसे सीरीज में लगा दिया गया है। इनकी जो पावर रेटिंग दी गई P1V P2V, और इनको जो डीसी सोर्स दी गई है वो V/2 की दी गई है। तो पूछा कि पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करें, तो पहले हम इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका आएगा भाई V²/P1, दूसरे वाले का आ जाएगा V²/P2। फॉर्मूला होता है ना हमारा पावर का V²/R, ऐसे। अब इन दोनों के रेजिस्टेंस आ गए, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए भाई, V²/P1 V²/P2। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज है, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी, V²/R। इस बार जो V आ रही है सर्किट में V/2 आ रही है, रेजिस्टेंस कितना है हमारा V² ब्रैकेट में P1/P1 1/P2,
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4, इधर से आ जाएगा p1 प्लस p2 बाई v, p1 इंटू p2। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा p1 p2 4 p1 प्लस p2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है सेट 3 का। इन अनबाइस्ड जेपीएन जंक्शन क्या होगा? तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, ठीक है। फिर यहां से असर्शन रीजन शुरू है, सेट 3 के बिल्कुल हूबहू सेम है। पहला दिया हुआ ऑल एटम हैव नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये बिल्कुल गलत है। एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 भी हो सकता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये दोनों हमारे गलत हो गए। इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन पास थ्रू नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोथ वेव और पार्टिकल्स बिहेवियर शो करता है, दोनों बिल्कुल ठीक है और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। फिफ्थ में कह रहा था मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ द कांस्टेंट न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस का जो मास होगा, जो कांस्टेंट न्यूक्लियस है उसके मतलब एटम से जिससे बना है वो न्यूक्लियन से, उससे क्या होगा? कम होगा। क्या उसका रीजन ये है एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन द न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर? नहीं, एनर्जी रिलीज होती है जब वो आपस में बाउंड होते हैं। तो ये ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इन बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। बोहर का मॉडल था कि जो हमारी एनर्जी लेवल होती है वो डिस्क्रीज होगी और क्वांटाइज्ड होंगी, वो डिस्क्रीट होंगी, कंटीन्यूअस नहीं होंगी। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल, ये ठीक है मगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके पूरे सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, थैंक यू।